हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी लोगों का सीटेट 2024 की हिंदी पेडागोजी की फर्स्ट क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो है ना सीटेट 2024 एग्ज़ाम के लिए हिंदी पेडागोजी की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज की हमारी जो क्लास है वह फर्स्ट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और साथ ही में यदि आप लोगों ने जो अदर क्लासेस हैं जो हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस कर रखी उनको नहीं देखा है, तो उन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख लें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ये सभी के सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टीचिंग भर्ती से जुड़े एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि हम बात करें रीट वगैरह की, ठीक है, रीट हो गया, एच टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये सभी क्वेश्चन। तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। जो जीन प्याजे हैं वह मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर सामाजिक विकास। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्याजे की, और प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने प्याजे का जो सिद्धांत है उसकी एक अलग से आपको जो वीडियो है ना वह प्रोवाइड करा दी है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उस क्लास को भी देख लें। तो जो प्याजे हैं ना, यह संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। इनका जो सिद्धांत है इसमें इन्होंने बालक की 4 अवस्थाएं बताई हैं। इन 4 अवस्थाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संवेदी गामक अवस्था। कौन सी अवस्था? संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है। इसके बाद हम बात करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष तक बताई है। इसके बाद में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष तक है। और अंतिम जो अवस्था है वह है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से लेकर 15 वर्ष तक, या यूँ कहें इससे जो अधिक है वहाँ तक मानी जाती है, ठीक है ना। लेकिन 15 वर्ष तक यहाँ पर प्याजे ने बोला है इस अवस्था को। तो इस प्रकार से ना इनके सिद्धांत को आपको याद रखना है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का आंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। जो मानव शरीर रहता है, ठीक है, जो मानव शरीर है उसके शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण, कोई प्रशिक्षण दिया गया है मानव के किसी एक भाग के शरीर, मतलब शरीर के किसी एक भाग को, तो उसका आंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहा जाएगा? ऊर्ध्व आंतरण, क्षैतिज आंतरण, द्विपार्श्वीय आंतरण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर पार्श्विक जो आंतरण है ना, यह कहा जाएगा कि शरीर के एक भाग में दिए गए प्रशिक्षण का आंतरण यदि दूसरे भाग में होता है तो उसको क्या कहा जाता है? द्विपार्श्विक आंतरण कहा जाता है। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा जो काफ़ी ज़्यादा जो अंक दिए रहते हैं, जैसे कि देखिए दिए हुए प्राप्तांक कुछ अंक दिए हुए हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, 2, 3, 5, 2, ठीक है, 5 फिर से 2। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार जो अंक आएगा उसे क्या कहा जाता है? तो उसको बहुलक कहा जाता है। जैसे कि हम बात करें 2, ठीक है, यहाँ पर 3 बार आया, 5 2 बार आया है, तो अधिक बार कौन सा आया है? 4 बार आया है, 2। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये क्या है? यह बहुलक हो जाएगा। तो इसको क्या कहा जाएगा? बहुलक कहा जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखिएगा सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सिद्धांत को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लें। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, या फिर कोहलर ने। तो देखिएगा हम लोग ना इन चारों मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को डिस्कस करने वाले हैं अभी इसी क्वेश्चन में, बट इसका आंसर देख लीजिए। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह स्किनर ने किया है, और इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था, ठीक है। किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर प्रयोग किया था। हम बात करते हैं पावलव की, तो इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है कुत्ते पर प्रयोग करते हुए। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, और इनके सिद्धांत का नाम क्या है थॉर्नडाइक के? तो उसका नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम बताए हैं और 5 गौण नियम बताए हैं। आपको 3 जो मुख्य नियम है उनको याद रखना है। सबसे पहले आपको देखना है तत्परता का नियम, उसके बाद हम बात करेंगे अभ्यास का नियम, उसके बाद हम बात करेंगे अंतिम प्रभाव का नियम। इन तीनों नियमों को आपको याद रखना है। कोहलर ने, ठीक है, चिंपैंजी वगैरह पे प्रयोग करके जो है ना गेस्टल्टवाद का सिद्धांत दिया था, आपको ये भी याद रखना है। गेस्टल्टवाद के जनक कौन कौन कहे जाते हैं? कोहलर, कोफका और वर्दीमर को गेस्टल्टवाद का जनक कहा जाता है। अब देखिएगा अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत, या फिर सामाजिक सिद्धांत। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
हम बात करें अल्बर्ट बंडूरा की तो ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत से रिलेटेड हैं। और ये जो आपको दिख रहा है मनोसामाजिक सिद्धांत, तो यह किसने दिया था? यह एरिक्सन ने सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। आगे देखेंगे मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो मानसिक जो आयु है उसका प्रत्यय किसने दिया था? विनय साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या फिर सिरिल बर्टन ने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हम बात करें मानसिक आयु का प्रत्यय तो यह विनय साइमन ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? अभी देखिएगा हम लोगों ने ना थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियमों को डिस्कस किया था। यदि आपको याद होगा तो आप इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट लगा देंगे। तत्परता का नियम बिल्कुल था, तनाव का नियम नहीं था। ठीक है, तनाव का नियम कोई है ही नहीं जो कि थॉर्नडाइक ने दिया हो। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि कौन सा नियम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी तनाव का नियम नहीं है। बाकी तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम भी है। आगे देखिएगा खाली स्थान संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करके संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत, या इसी को हम कह सकते हैं कौन सा सिद्धांत? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए थॉर्नडाइक ने तो बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि इन्होंने तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। बुटवर्थ का सिद्धांत जो है ना यह नहीं है सूझ एवं सिद्धांत का सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत, ये जो है ना यह कोहलर, कोफका और बर्दीमर ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखो कार्य को एक जो है उसको स्टार्ट किया, उसको हम लोग जारी रखे हुए हैं, कंटिन्यू चल रहा है और नियमित रूप से प्रक्रिया हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको प्रेरणा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरणा कहते हैं। जैसे कि अभी आप प्रेरित हैं एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और कंटिन्यूली आप उस पर ना जॉब कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जॉब कर रहे हैं मीन्स मतलब आप उसे पढ़ाई कर रहे हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कंटिन्यूली मेहनत कर रहे हैं। विस्मृत कम करने का उपाय क्या है? ठीक है, जो चीज़ें आप याद करते हैं उनको आप भूलें ना, उसके कम करने का उपाय क्या है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको यदि आप बार बार पढ़ेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, तो वह जो विस्मृत होगा वह कम हो जाएगा, मतलब आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। क्रोध व भय प्रकार हैं, किस चीज़ के हैं? अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के या फिर मूल प्रवृत्ति के? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, संवेग। संवेग किसने दिए हैं? तो मैकडूगल ने दिए हैं। ठीक है, कई मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं, बट मैकडूगल के यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर डिस्कस करते हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो क्रोध व भय जो है वह संवेग के प्रकार हैं। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। ठीक है, दूसरा जो व्यक्ति है उसके जो बाहरी व्यवहार है उसकी नकल करना क्या कहलाता है? सीखना, अनुकरण करना, कल्पना करना या फिर हम यूँ कहें चिंतन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यह अनुकरण हो जाएगा, क्योंकि सीखना नहीं होगा, क्योंकि हम उसकी नकल कर रहे हैं, उसका अनुकरण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आंसर भी देख लिया आपने तो। ठीक है, अब देखिएगा यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? देखो कोई बात आपने सीख ली है, उस बात को आप स्मरण करने की कोशिश कर रहे हैं, एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, आप उसकी कोशिश कर रहे हैं, फिर से उसका स्मरण कर रहे हैं, बट आप उसमें असफल हो जाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको विस्मृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्मृति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्वर विज्ञान। क्या कहा जाता है? स्वर विज्ञान कहा जाता है। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसको स्वर विज्ञान कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग ना रेगुलर बेस पर क्लासेस को स्टार्ट कर चुके हैं। अभी ईवीएस की क्लासेस चल रही हैं, जिनकी अभी हम लोगों ने 8 क्लासेस को डिस्कस कर लिया है, और बाकी जो और भी क्लासेस हैं उनको भी आप लोग देख सकते हैं, जो पहले हम लोगों ने डिस्कस कर रखी हैं, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की हमारी हिंदी की क्लास नंबर 1 है। इसी प्रकार से हम लोग अभी साइकोलॉजी की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये हमने क्वेश्चन देख लिया है कि भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, तो हम उसे स्वर विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बुटवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम कौन सा नहीं है, मतलब बुटवर्थ ने स्मृति के आयाम दिए हैं तो उनमें से कौन सा नहीं दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तर्क करना। ठीक है, ये स्मृति का कोई आयाम बिल्कुल नहीं है और ना ही बुटवर्थ ने दिया है। धारण, पुनः स्मरण और पहचानना ये आयाम है। TET द्वारा बनाया गया था। ठीक है, TET यहाँ पर देखिएगा AT, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, रॉर्सा द्वारा, आलपोर्ट द्वारा, मैस्लो द्वारा या फिर मरे द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ये मरे के द्वारा जो है ना ये TAT द्वारा मतलब बनाया गया था। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है, तो यह कुंठा कहलाता है। एक लक्ष्य आपने निर्देशित करके रखा है, उस व्यवहार में बाधा आ रही है तो यह कुंठा कहलाएगा। ठीक है, अभिप्रेरणा नहीं होता, ना ही संवेग होता, ना ही आक्रामकता होता। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है, आँख के रंग को यदि हम बात करें तो ये वंशानुक्रम। ठीक है, क्या जाएगा, वंशानु। ठीक है, वंशानुक्रम प्रभावित करेगा। वंशानुक्रम मतलब हो जाएगा आनुवांशिकता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार आयु निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित है। आधार आयु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि या फिर आबधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, देख लेते हैं यहाँ पर देखिएगा। आधार आयु निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित है। आधार आयु, रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि या फिर आबधान। तो आधार आयु जो है ना यह बुद्धि से रिलेटेड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ना बुद्धि के द्वारा जो आयु है उसके माध्यम से हम लोग IQ वगैरह निकालते हैं। बाकी इसका आंसर हम लोग जो है ना एक बार फिर से कंफर्म नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, रुचि से तो हो नहीं सकता, अवधान से भी नहीं हो सकता, बुद्धि और व्यक्तित्व। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बुद्धि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण है। विस्थापन, उदात्तीकरण, रूपांतरण या फिर प्रतिक्रिया निर्माण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन हो जाएगा। तो शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर या किसी पर भी गुस्से का इजहार करता है तो यह विस्थापन का कारण बनता है। निम्नलिखित में से कौन सीखने के गेस्टल्ट सिद्धांत से संबंधित है। हम गेस्टल्ट सिद्धांत की बात करेंगे तो यह कोहलर, कोफका, ठीक है ना, कोफका और बर्धेमर। ठीक है, बर्धेमर, इन तीनों ने जो है ना गेस्टल्ट बात को काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था। इरोस शब्द संबंधित है, तो इरोस जो शब्द है ना यह जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। अहम निर्देशित होता है। ठीक है, तो अहम किससे निर्देशित होता है, अहम जो रहता है ना वह वास्तविकता द्वारा सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। और ये जो सिद्धांत है ना ये हम बात कर सकते हैं फ्रायड का सिद्धांत है, इद अहम और परम अहम वगैरह। तो इनको भी हम लोग जो है ना एक इंडिविजुअल क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख और प्यास दोनों में वृद्धि हो जाती है, भूख कम हो जाती है, भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। आंसर हो जाएगा इसका, देख लेते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूख यहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पर सी कर लीजिए इसको। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, भूख कम हो जाती है। देखिएगा फ्रेंड्स, हम लोग जो है ना जो सिद्धांत हैं टॉपिक बाय टॉपिक इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं पियाजे का सिद्धांत, ठीक है, और पावलव का सिद्धांत। तो इन सभी को हम लोग ना एक इंडिविजुअल क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बट आपको करना क्या है कि चैनल के साथ बिल्कुल यहाँ पर जुड़े रहना है और आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। आगे देखेंगे नेक्स्ट, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 मार्क्स प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। ठीक है, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा, देखिएगा बुद्धि परीक्षण है उसमें एक 16 वर्ष का बच्चा है। ठीक है, कितने वर्ष का है, 16 वर्ष का बच्चा है, वह उसमें 75 मार्क्स जो है ना प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,